कौन नहीं चाहता कि अच्छी सी कंपनी में मेरी नौकरी लग जाए और मैं वहाँ पर आराम से रहूँ, चैन से रहूँ और घूमने को भी मिले, पैसे भी अच्छे मिले और शांति भी मिले। क्या ऐसा हो पाता है हर कंपनी में? बहुत मुश्किल है ना। लेकिन फिर भी देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बेस्ट कंपनीज़ कहलाती हैं। वो अपने जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी ध्यान रखती हैं। कोई उन्हें अलग अलग तरह से हेल्प करती हैं। कोविड में भी उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। और कोई भी कंडीशंस हो, वो कम्युनिटी का भी ध्यान रखते हैं, लोगों का भी रखते हैं। कोई हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस देता है, कोई योगा क्लासेस देता है, कहीं पर खाने पीने के लिए आपके वहाँ पर अरेंजमेंट्स होते हैं। तो अलग अलग तरह से लोग अपनी कंपनी में लोगों को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ सब कंपनीज ऐसी नहीं होती। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ अपने प्रॉफिट का ध्यान रखती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो एनवायरनमेंट का ध्यान रखती हैं। लेकिन फिर भी हर कंपनी को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई एक प्रिंसिपल ज़रूर होता है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें हम देखेंगे नेचर, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये होगा हमारा फर्स्ट वाला वीडियो। फिर हम अगले वीडियो में करेंगे टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और लास्ट वीडियो में फेल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे इस टॉपिक की समरी। हम इस लेसन में क्या क्या करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट वीडियो में नेचर और फीचर्स और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगले वीडियो में हम देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स भी और और टेक्निक्स भी। उसके बाद आएगा फेल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इस लास्ट वीडियो में हम फेल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कौन सी ये क्या रीजंस हैं कि एक कंपनी गूगल बन जाती है और एक कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उससे पहले कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्योर साइंस। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से कह रही हूँ, हमारे सारे MCQs आने हैं और मैं आपको इस वीडियो में वेलकम करती हूँ अपनी कॉपीज़ और पेंसिल्स के साथ। अपनी कॉपी पेंसिल लो, एक एक पॉइंट नोट करते जाओ। ये सब आपकी NCERT की बुक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारा पेपर उसी में से आता है और MCQ बेस्ड पेपर आना है। असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन वर्ड, सब कुछ आना है। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करके याद रखने हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्योर साइंस। क्या फ़र्क है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल्स में? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स और साइंस आर रिजिड। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों का कि एक फ्लेक्सिबल है और एक रिजिड है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ह्यूमन बींग्स से डील करते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स अलग हैं तो ये फ्लेक्सिबल होंगे। और प्योर साइंसेस जो हैं वो रिजिड हैं। अगर मैं कहूँ ग्रेविटेशनल पुल ये वाला है तो उतना ही होगा। अगर मैं कहती हूँ एवरी फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो वैसे ही होगा। ये नहीं होगा कि जब मेरा मन करा तो ज़्यादा एक्शन हो गया और रिएक्शन कम हो गया, कभी रिएक्शन ज़्यादा हो गया और एक्शन कम हुआ। लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ तो ऐसा होता है ना। कई बार छोटा सा एक्शन एक बहुत बड़ा रिएक्शन ले आता है और कई बार एक बहुत बड़ा एक्शन जो है वो भी छोटा सा रिएक्शन लाता है। तो क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, ये टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देख लो, लेकिन टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से क्या ग्रेविटेशनल पुल बदला, क्या सन और मून की डायरेक्शन बदली, क्या उनकी ऑर्बिट बदली, क्या सीजन्स बदले? कुछ बदला साइंस में? साइंस तो नहीं बदला, लेकिन मैनेजमेंट बहुत बदल गया। हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब देखो हम ऑनलाइन कर जा रहे हैं क्लासेस। 2 साल हो गए आपको स्कूल गए, लेकिन क्लासेस चलती जा रही हैं। तो फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब बताओ टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में क्या फ़र्क है? प्रिंसिपल्स तो हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे अगर आपके स्कूल्स बंद हुए तो हमने ये प्रिंसिपल बनाया कि हमारे किसी बच्चे का नुकसान पढ़ाई का नहीं होना चाहिए, ये ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड द स्टूडेंट शुड नॉट लूज इट। इसके लिए अब हम अलग अलग टेक्निक्स लेकर आए। अलग अलग टेक्निक से हमने डिसाइड किया कौन सी टेक्निक बेस्ट है और हर टीचर और स्टूडेंट ने आपस में मिलके बेस्ट टेक्निक्स को यूज़ किया। तो टेक्निक्स जो है वो प्रोसीजर और मेथड्स हैं जो कि आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करती हैं। और प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है।
तो जब आपका प्रिंसिपल डिसाइड होता है उसके बाद हम ढूंढते हैं कि उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसिंग टेक्निक कौन सी होगी। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। नाम से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है, जो वैल्यूज़ हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल और डिज़ायरेबल है, लेकिन हर वैल्यू प्रिंसिपल हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि सारा बिजनेस बिल्कुल एथिकल होना चाहिए, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सबका भला होना चाहिए। क्या ऐसे करते हैं मैम बिजनेस? ऐसे नहीं होता। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनका थोड़ा मॉरल कॉनोटेशन होता है, थोड़ा एथिकल कॉनोटेशन होता है, और ये कॉमन प्रैक्टिस जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं उस तरह से चलता है। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या है? वो बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस हैं एक बिहेवियर के लिए, जो कि बहुत रिसर्च के बाद आती हैं और ये टेक्निकल भी होती हैं। इनका नेचर जो है वो टेक्निकल है, ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। ये नहीं है कि हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं इसलिए हम ये करेंगे, नहीं। इस स्टडी के बाद बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम ख़त्म करते हैं, और उनको ख़त्म करके हम ऐसी प्रैक्टिसेस लाते हैं जो हमारी रिसर्च के बाद टेक्निकल प्रूव हुई हैं। तो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स में समझ आ गया डिफरेंस, एक एथिकल और मॉरल है, दूसरी प्रैक्टिकल और टेक्निकल है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स पर। जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो मैंने अभी भी बताया था, ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं, है ना। ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ये हर जगह है मैनेजमेंट। आप घर में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, स्कूल में देखो, क्लास में देखो, बिजनेस, छोटी सी दुकान में देखो, बड़ी दुकान में देखो, मॉल्स में देखो, बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में देखो, हर जगह आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मिलेगा। जहाँ पर भी डिसीजन लेना है, लोगों को आप डील करते हो, वहाँ पर मैनेजमेंट होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लें कि कैसे वेरी करता है। जैसे एक प्रमोशन होना है, एक मैनेजर ये सोचता है कि सीनियरिटी इज़ द बेस्ट क्राइटेरिया, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता है। दूसरा ये सोचता है नहीं, मेरिट इज़ द बेस्ट क्राइटेरिया, जैसा प्राइवेट में होता है। तो सीनियरिटी और मेरिट, इनमें से कौन सा बेटर है? दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, इन दोनों को स्टडी करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा अच्छा है। हो सकता है ना सीनियरिटी में बेस्ट हो ना मेरिट हो, हम दोनों को बीच का रास्ता निकालें, और यही होता है ज़्यादातर। डेवलप ये जो है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनता है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस, सारे प्रिंसिपल्स अगर आ भी जाएँ तो हर मैनेजर का एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ए कंपनी में जो प्रैक्टिसेस हैं वो कभी भी बी कंपनी में एज इट इज़ फॉलो नहीं होती। आज मान लीजिए आपके पास एक अर्जेंट रूल आया, आपने बताया कि हर जना जो है सुबह 8 बजे ही आ जाएगा, अगर लेट हुआ तो उसकी मैं पूरी छुट्टी काट दूंगा। अगले ही दिन बंद हो गया, किसी ने बंद लगा दिया या जाम हो गया और सारा ही स्टाफ आपका 8 बजे नहीं आया, यहाँ तक कि आपकी जो कंपनी की बस चलती है वो भी नहीं आई। बदल गया ना आपका सर्कमस्टांसेस। तो ये इन सभी चीज़ों से चेंज होता है। उसके बाद लेकिन फिर भी ये मैनेजर्स को डिसीजन लेने में और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करता है। आप फिर निकालते हो कि कोई स्पेशल कंडीशन आ गई तो ये कंडीशन जो है लागू नहीं होगी, तो हम अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग से चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। सबसे पहला है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट एप्लीकेबल हैं। छोटी से छोटी कंपनी, मतलब अगर आप 2 लोग भी काम करते हो पार्टनरशिप में, उससे लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी में यही चलता है। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं, बिल्कुल ये नहीं है कि आप इन्हें हिल ही नहीं सकते। ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि ये लोगों से डील करते हैं, उनके बिहेवियर से डील करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कॉज का इफेक्ट क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, उसको फिर हम उसमें से कोई कंक्लूजन और रिकमेंडेशन निकाल देते हैं। और फाइनली है कंटिंजेंट है, ये किसी कंडीशन पर बेस्ड करते हैं, जो सिचुएशंस हैं उन पर वेरी करते हैं। चलो इनकी डिटेल्स देखते हैं। ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है, हर स्फीयर में, और जो है इनका पर्पस क्या है कि ये अपनी कंपनी के नेचर को, ऑब्जेक्टिव्स को अप्लाई करे। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 100% मार्क्स लाने, 100% मार्क्स के लिए क्या आपको लगता है कि ऐसे बैठे बैठे आ जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं आएंगे। ये आपका यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल है कि 100% तभी आएंगे जब आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट्स और मेहनत डालते हो तो हो सकता है 100 ना आए, लेकिन 99, 98 आ सकते हैं। तो ऑल बिजनेस, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हर जगह ये एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्ले ग्राउंड्स, गेम में आपको लगता है नहीं होते, फार्मिंग, एग्रीकल्चरल फार्म्स, आर्मी, क्लब्स, हर जगह एप्लीकेबल हैं। घर में भी एप्लीकेबल हैं, आपके अपने ऊपर एप्लीकेबल हैं।
ठीक है, आप खुद को भी तो मैनेज करते हो, अपने टाइम को मैनेज करते हो, तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपके लिए भी हैं, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। और ये जनरल गाइडलाइंस है, जैसे मैं कहूँ अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, ये तो जनरल गाइडलाइन है, लेकिन इन 24 आवर्स को हम यूज़ कैसे करते हैं डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये जो है गाइडलाइंस हैं, लेकिन रेडीमेड सोल्यूशंस नहीं है। ये नहीं है कि आपने मैगी की तरह पैकेट खोला और हर बार मैगी तैयार, नहीं, ये वेरी करता है सिचुएशंस पर और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स पर, अलग अलग जगह पर। तो रियल बिजनेस सिचुएशंस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, डायनामिक होती हैं, और रिजल्ट जो है सिर्फ एक चीज़ पर वेरी नहीं करता। जैसे अभी कोरोना है तो सिर्फ कोरोना पर ही वेरी नहीं करा रिजल्ट लोगों ने कितना कोऑपरेट किया, किस तरह से आपने अपनी कंपनी को चलाया, इन सब पर डिपेंड करता है। और कई बार क्या होता है, एक छोटी सी गाइडलाइन भी जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देती है, जैसा कि हमने इस पैंडेमिक में देखा ही है। और कॉन्फ्लिक्ट के स्टेज पे मैनेजर जो है अपनी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मान लीजिए हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस है और मार्केटिंग है। कई बार क्या होता है, मार्केटिंग वाले कहते हैं मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए और फाइनेंस वाले उतने पैसे नहीं देते। तो इस केस में जो मैनेजर है, जो इन दोनों को डील कर रहा है, वो क्या करेगा, वो जो है अपनी कंपनी का जो गोल है उसको देखेगा। ठीक है, तो जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो ना इसका होगा और ना इसका होगा, वो डिपेंड करेगा कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर। ठीक है, फिर है ये फॉर्म होते हैं हमारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन सर। ये जो है कलेक्टिव विजडम और एक्सपीरियंस, इतने सालों की जो लोग मैनेजर्स रहे हैं उनकी जो स्टडीज़ हैं उसके बेसिस पर हम इसमें से एनालिसिस करते हैं। जैसे डिसिप्लिन जो है हर कंपनी में ज़रूरी है किसी भी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि फटीग होता है, वर्कर्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इनके प्रेडेसेसर्स लेंगे। अपनी कंपनी में अगर स्ट्राइक हुई थी, लोगों ने क्या किया था, लोग किस तरह से डील किए थे, और कंपनी में क्या क्या ऑप्शंस निकल कर आए थे, किस तरह से वर्कर्स को डील करना है, किस तरह से मशीन्स को डील करना है, ये हम पिछली स्टडीज़ से देखते हैं और उनकी स्टडीज़ को हम अपनी जगह अप्लाई करते हैं एज पर आर डिस्क्रिशन। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, ये रिजिड नहीं है क्योंकि ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं, एब्सोल्यूट भी नहीं है, जनरल गाइडलाइंस हैं जिनको कि मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और ये मॉडिफाई कौन करेगा, मैनेजर्स। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे एक कंपनी है जिसका जीएम जो है वो बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं करता, सारे डिसीजंस खुद लेता है, इसके जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ इसके डिसीजंस को फॉलो करते हैं, तो फिर क्या होगा, इसको सारे काम खुद करने हैं और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे है। लेकिन जो दूसरा जीएम है इसने सबको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अकाउंटेबिलिटी भी दी है, पावर भी दी है और अकाउंटेबिलिटी भी दी है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में कौन सी कंपनी चलेगी। कई जगह पर ये सक्सेसफुल होगी और कई जगह पर ये डिपेंड करता है आपके अपने एंटरप्राइज पर, और ज़्यादातर हम दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो है प्रिंसिपल्स हमारे बिहेवियरल इन नेचर हैं और ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अगर सैलरी कट कर दें तो वर्कर्स जो हैं वो दुखी हो जाते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, रिवोल्ट करते हैं। लेकिन पैंडेमिक में देखो कितना रिट्रेंचमेंट भी हो गया, सैलरीज भी कट हो गई, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, कंपनीज ने भी किया, और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो कई बार हम चीज़ों को जिस तरह से डील करते हैं स्टडीज़ के थ्रू, प्रिंसिपल्स के थ्रू, वो बहुत हेल्प करती है। और ये चीज़ों को, थिंग्स और फिनोमेना और मैन और मशीन, मटेरियल रिसोर्सेज, कितने पैसे हैं, कितना टाइम है, कौन सी मशीन्स हैं, ह्यूमन बींग्स का इन सब से जो इंटरेक्शन है उसके बारे में ये सारी स्टडीज़ होती हैं। और रीज़न फिर से वही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्पज़ है, जो उसका मिशन है, उसको पूरा करना। जैसे कि अगर हम फैक्ट्री का लेआउट कर रहे हैं तो वर्क फ्लो जो है मटेरियल और आदमी के मूवमेंट पे होता है। जैसे अगर पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं तो सबसे पहले आटा मढ़ेगा, उसके बाद जो है अगला बंदा जो होगा वो उस डो का बेस बनाएगा, फिर उसके बाद जो अगला बंदा होगा वो उस पर चीज़ और सामान रखेगा, और फिर उसको यहाँ पर जो बंदा उसे पैक करेगा और पैक करके दे देगा। तो हमारा वर्क फ्लो इसी डायरेक्शन में चलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता काउंटर के पास हम सबसे पहले आटा मारना शुरू कर देंगे। तो हम इसी तरह से जब फ्लो फैक्ट्री का डिसाइड करते हैं तो हम एज पर मटेरियल एंड मूवमेंट ऑफ मैन, जिस ऑर्डर में काम हो रहा है, जिस सीरीज़ में, उसी तरह से करते हैं। इसीलिए कंपनीज में देखो सबसे आगे जब आप कहीं जाते हो होटल वगैरह में, तो सबसे पहले रिसेप्शन होता है, फ्रंट डेस्क होता है और बैक डेस्क पीछे रहता है।
फिर इसका अगला है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को ये स्टडी करता है, और सिमिलर कॉज अगर है तो हम सिमिलर इफेक्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिमिलर केसेस में, लेकिन कंडीशन सिर्फ सिमिलर होती हैं, सेम कभी भी नहीं, तो हमें उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो किस सिचुएशन में क्या करना है, प्रिंसिपल्स बेसिकली हमें इतना ही बताते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा सिचुएशन एकदम आइडेंटिकल और सेम नहीं होती, तो एक्यूरेट रिलेशनशिप मुश्किल होती है, लेकिन सिमिलर सा हम डिसीजन ले सकते हैं। हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे, हम बेस्ट अपना चूज कर लेंगे। लेकिन इमरजेंसी में, जैसे अगर इमरजेंसी है तो एक जना चार्ज लेता है और बाकी उसे फॉलो करते हैं। मान लो कहीं पर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट ही हो, आग लग गई, तो क्या आप वेट करोगे? नहीं, पहले मैनेजर बताएगा, फिर सीईओ बताएगा, फिर मैं फाइनेंस वालों के पास जाऊंगा? नहीं ना, एक जना चार्ज लेगा और बाकी सब उसे फटाफट फॉलो करेंगे उसी। लेकिन अगर हमें नई कंपनी लगानी है तो हम कोशिश करते हैं 8-10 लोगों से मिलें, उनकी राय जाने। जैसे अगर अच्छे से पढ़ोगे अच्छे नंबर आएंगे, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वेरिएशन भी होता है, 2 लोग एक साथ पढ़ते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, किसी के कम, इसलिए ये एकदम सेम नहीं होती। लेकिन कंटिंजेंट है ये, मतलब ये डिपेंड करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन पर। जैसे हम ये मान के चलते हैं अगर मेरी बस छूट गई तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा, अगर तो ये सब जो चीज़ें हैं ये होती हैं कंटिंजेंट। तो जैसे सिचुएशंस बदलती हैं वैसे ही हमें अपनी ज़रूरतों को और अपने एक्शंस को बदलना पड़ता है। जैसे ही हमारी बस छूटी, फिर हम क्या करेंगे, पहले ही पापा से कहेंगे मुझे जल्दी से बस गाड़ी निकालो और मुझे छोड़ कर आओ। तो इस तरह से मैं स्कूल फिर भी मान के चलेंगे थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, कंपनी में हम ये सब मानते हैं कि एम्प्लॉयज़ को फेयर और जस्ट रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये फेयर और जस्ट क्या है, ये कैसे डिसाइड होगा? एक सीईओ 1 लाख पे भी काम कर रहा है, एक सीईओ 4 करोड़ पे भी काम कर रहा है, अलग अलग है ना। तो ये डिपेंड करेगा आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो कितनी बड़ी है, पेइंग कैपेसिटी क्या है, मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं, वो जना कितना क्वालिफाइड है, कितना एक्सपीरियंस है उस जने के पास, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग होता है वो, ठीक है। फिर हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला है ये मैनेजर्स को इंसाइट देता है कि असली सिचुएशंस उसके सामने क्या क्या आ सकती हैं, उसे क्या क्या करना चाहिए। फिर रिसोर्सेज को कैसे एडमिनिस्टर करना है, लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स हो या मटेरियल रिसोर्स, कैसे करना है। फिर डिसीजंस जो है वो साइंटिफिक होने चाहिए, अपने मन से डिसीजंस नहीं लेता। चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए उसको तैयार करता है, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी वो फुलफिल करे। ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। और लास्ट है कि ये मैनेजर्स को ट्रेन, एजुकेट और रिसर्च बेस्ड तैयार करता है आगे की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। तो सबसे पहले प्रोवाइड मैनेजर्स फिर यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ये उनको नॉलेज, एबिलिटी और सिचुएशंस जो हैं उनको समझने में हेल्प करता है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी सॉल्व करने में भी मदद करता है, क्योंकि उसको पुरानी चीज़ों का पता है, जो पुरानी गलतियां हैं और उसका क्या इफेक्ट हुआ ये उसे पता है। टाइम बचाने में उसकी मदद करेगा। जैसे अगर लीव रूटीन डिसीजंस जो हैं ये अगर हाईएस्ट बंदा लेगा तो उसका कितना टाइम लोगों की छुट्टियां सैंक्शन करने में लगेगा। तो इसके लिए हम क्या तरीके निकालें एक्सेप्शनल कंडीशंस में, कि क्या करें, कैसे करना है, ये डिसाइड करना मैनेजर का काम है, ठीक है। फिर हम अगले आते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन हो या मटेरियल रिसोर्सेज हो। ऑप्टिमम यूज का मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम बेनिफिट। हर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यही है, हम मैनेजमेंट करते ही इसलिए हैं कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम बेनिफिट। इससे क्या होगा, हम कॉज और इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। हमारा वेस्टेज जो कि हम ट्रायल एरर से करते हैं ना, ये करके देख लेती हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा रास्ता निकालेंगे। इसमें जो टाइम और एनर्जी वेस्ट होती वो बचेगी। उसके बाद जो हमारी पर्सनल प्रेजुडिसेस हैं और बायस हैं, हो सकता है, मैं ये मानती हूँ कि स्टाफ को फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जब चाहे अपना वर्क फ्रॉम होम कर ले, लेकिन बाद में पता चला कि ये वाला जो स्टाफ है ये नहीं सुनता, अगर आप फ्रीडम दे दोगे तो वो गायब हो जाएंगे। तो अपनी पर्सनल बायसेस को भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि हम स्टडी बेस्ड साइंटिफिकली कर रहे हैं। फिर बजट, जैसे एग्जांपल, बजट जो बनता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से बनता है। अभी कोविड के टाइम में आपने देखा कंपनीज ने कितना कोविड के लिए डोनेट किया, किसी ने वैक्सीनेशन में हेल्प किया, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग करवाया, किसी ने अपने आइसोलेशन सेंटर्स करे। ये सब डिपेंड करेगा बजट जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। और कुछ कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया और अपने प्रॉफिट्स बनाए, तो जो भी जिसका ऑब्जेक्टिव है वो उसके हिसाब से उसको परसू करेगा। जो डिसीजंस हैं लेकिन फाइनली वो जस्टिफाइबल होते हैं, लॉजिकल होते हैं और ब्लाइंड नहीं होते, वो टाइमली भी होते हैं और रियलिस्टिक होते हैं। सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया और मेरे को इतना रिटर्न मिला, और आगे मैं इतने ही इन्वेस्टमेंट में कोशिश करूँगी कि रिटर्न ज़्यादा आए। ये जो है थॉटफुल डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करता है। और जैसा मैंने बताया ये आपके अपने
पर्सनल बायस और प्रेजुडिस और असेसमेंट्स को रोकता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, लोगों को छुट्टी मत दो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को छुट्टी दो। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव सिचुएशन पे, लोगों को कितनी छुट्टी दो, कितनी फ्रीडम दोगे आप, है ना, कितना आप चीज़ों को साइंटिफिकली कर सकते हैं, ये देखना। फिर जनरल गाइडलाइंस है, मीटिंग जनरल एनवायरनमेंट में चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबल होती हैं, डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं, और अगर आपको अपनी कंपनी में चेंजेस भी लाने हैं तो भी इसको हेल्प करने में मदद करता है। जैसे वर्क फ्रॉम होम अभी कोविड के दिनों में था, और कई कंपनीज ने क्या किया है, अपनी चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या करती हैं, देखो आजकल R&D, मार्केटिंग, कस्टमर केयर, ये सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दी हैं, स्पेशलाइज्ड लोगों को दे दी हैं, और कई कंपनीज नहीं देती। तो जो जैसे जैसे हालात बदलते हैं, कंपनी बड़ी हो रही हैं, अब आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग में फ़ायदा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग डील करते हैं। तो जो हालात है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी कंपनी को सेट कर लेते हैं। फिर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी कंपनीज का एक बहुत बड़ा काम है। उन्हें पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, फोर्स, ये जो है कंपनी को, पब्लिक को उन्हें फोर्स करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करें। ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को गाइड कर सकते हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, हाँ गाइडलाइंस ज़रूर है। जैसे अगर इक्वल और फेयर रेम्यूनरेशन है, ये सिर्फ वेजेस पे ही नहीं करता, ये इक्वल और फेयर ये तो कस्टमर्स के लिए है, एनवायरनमेंट, ये सबके लिए है। कस्टमर को फेयर वैल्यू पे सामान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी आप जो है बिल्कुल, जैसे अभी देखा था रेमडेसिविर, कितना ब्लैक मार्केट हुआ, क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी चाहिए। वही जैसे मैंने कहा, कुछ लोग जो है आपको फ्री में आइसोलेशन सेंटर्स भी करके दे रहे हैं, ऑक्सीजन फ्री दे रहे हैं, और कुछ लोग रेमडेसिविर भी ब्लैक कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने परव्यू पर, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने एनवायरनमेंट और सोसाइटी को हेल्प करो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फुलफिल करें। और लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसका प्रिंसिपल है कि मैनेजमेंट की सारी थ्योरीज, जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो मैनेजर्स हैं उनको उससे अवेयर होना चाहिए, क्या क्या लेटेस्ट चल रहा है। अब ये जो बेसिस है, ये आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रिसर्च है, आपके आगे के सारे काम के लिए, आपकी अवेयरनेस, आपका एक्सपोजर, जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जितनी ज़्यादा आप स्टडी करोगे कि कंपनीज क्या क्या तरीके लगाती हैं, उतने आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। तो किसी भी ग्राउंड वर्क मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन के लिए आपको कौन से कोर्सेज करने होते हैं? MBA और BBA। और इनके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपको क्या लगता है ये ऐसे ही कर देते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे ना, ये आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करेंगे कि आप मैनेजर बनने के लायक हो या नहीं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप निफ्ट का दो, फैशन डिजाइनिंग का दोगे तो वो अलग तरह का आएगा, आर्किटेक्चर का दोगे अलग। तो मैनेजमेंट का जो आता है वो एप्टीट्यूड इस तरह से आता है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च। आई एम श्योर कि आपको नेचर और सिग्निफिकेंस समझ में आ गई होगी। अब हम अपना रीकिंडल एप्लीकेशन, मतलब इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखते हैं। आंसर बताओ इसका क्या होगा? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर derived from practice and experimentation, flexible, universal in application, या फिर all of the above। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दो, ठीक है? अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना। और ये पूरे इस लेसन की समरी है। हमने नेचर और फीचर्स कर लिए हैं, इंपॉर्टेंस कर ली है। इन दोनों, ये जो समरी है ये हम अगले 2 वीडियोस में कवर करेंगे। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और अच्छा लगा हो तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये बहुत मोटिवेटिंग होता है हमारे लिए, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।